जब से बाबा साहब हमें संविधान के रूप में जो अधिकार देकर गए और उससे पहली कहानी कितनी हमारी दयनीय रही बीच में, और उससे पहले चले जाते हैं सम्राट अशोक के समय में, तो हम इस देश के शासक थे। भारत ही नहीं, उस समय महाभारत होता था। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इधर बर्मा, थाईलैंड, और ये सब बहुत विशाल साम्राज्य सम्राट अशोक का रहा, जिसे महाभारत बोलते थे। और वो धीरे 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 छोटा होते हुए भारत हो गया। और उसके बाद बीच में फिर हमारी स्थिति इतनी कमजोर हो गई, इतना उत्पीड़न हुआ। वो सब आप सब यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, सब जागरूक हैं, सब पूरा इतिहास लगभग पता ही है। लेकिन बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में जो अधिकार दिए, और बाबा साहब जो एक रास्ता बनाकर गए हमारे लिए, वो चाहे तो संविधान के रूप में हो और चाहे धर्म के रूप में हो। आज 70 साल के 72 साल के बाद अगर हम विचार करें, सोचें और गहराई से मनन करें, तो ये सोचें कि हमने उस रास्ते को हमने पक्का किया, क्या उस रास्ते को और चौड़ा किया, क्या उस रास्ते को और हमने बढ़ाया? तो विचार करेंगे तो जवाब में ना ही है, बल्कि वो रास्ता और संकीर्ण होता चला गया, छोटा होता चला गया। संवैधानिक अधिकारों के बारे में इस तरह देखेंगे तो हमारे अधिकार दिन पर दिन घटते ही जा रहे हैं, कम होते ही चले जा रहे हैं। चाहे वो उनमें कटौतियां की जाती रही हो, चाहे उन अधिकारों को समाप्त किया जाता रहा हो, और चाहे जो व्यवस्था बाबा साहब देकर गए थे, चाहे उसको लागू ना करके किया गया हो। कुल मिलाकर जो हमारी स्थिति होनी चाहिए थी, वो स्थिति नहीं हुई। दूसरी तरफ हम का भी अगर देखते हैं तो वो रास्ता भी, उस रास्ते पर भी हमने कोई प्रगति नहीं। वो रास्ता भी ना हमने चौड़ा किया, ना हमने उसको कंक्रीट से मजबूत किया, उस रास्ते को और थोड़ा बढ़ाया या उसको मजबूत किया। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर मनन करते हैं तो अंदर से झिझोड़ देते हैं। आखिर कमी कहाँ है? आखिर क्या कारण है कि पिछले 70 सालों में हमारी स्थिति और अच्छी होनी थी, हमारे अधिकार और प्राप्त होने थे, ज़्यादा मिलने थे, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें मजबूत होना था, बल्कि उसका उल्टा हुआ, हम और कमजोर होते चले। तो जैसे कि ऐसा में बताया सर ने कि मनन किया कुछ लोगों ने, और उस बीच में कुछ कारण निकल कर आए, जो कारण थे जो हमें इकट्ठा ना बैठने देने के, क्योंकि ये सारे कारण रहे हमारे बिखराव के। हम अलग अलग, जैसे स्टार्टिंग में कहा कि भी नहीं बन पाए, हम आई बन गए। आई से मतलब ये नहीं है कि केवल सिंगल आई, हम संगठनों के नाम पर बढ़ गए, हम जातियों के नाम पर बढ़ गए, हम राजनीतिक रूप से बढ़ गए, हम आर्थिक आधार पर भी बढ़ गए। तो ये कुछ कारण रहे जो हमें एक साथ बैठने से और एक साथ इकट्ठा रहने में बाधक हुए। वो कारण क्या थे? और समाज संघ ने उन कारणों को खोजा, उन पर चर्चा की, उन पर विचार किया और उनको नियम बना दिया। पहला कारण खोजा कि हम सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं, सामाजिक रूप से हमारे बीच में कोई ना कोई
जो विपरीत विचारधारा का है वो हमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है और हमारे साथ कहीं ना कहीं लगा करता है। तो विचार किया गया कि अब हम केवल सवर्ण, हम जब इकट्ठा होंगे तो हम केवल सवर्ण ही इकट्ठा होंगे, वर्ण की उसमें कोई एंट्री नहीं होगी। और हम हर मीटिंग में ये पूछ लेते हैं और मैं यहाँ भी पूछ लेता हूँ, अगर यहाँ कोई भी वर्ण बैठे हो तो वो कृपया यहाँ से चले जाए, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं। तो वर्ण हमारे बीच नहीं आएंगे और हम इकट्ठा होंगे और बात करेंगे तो केवल और केवल सवर्ण की बात करेंगे। सवर्ण यानी कि समता में रहने वाले, आज की जो संवैधानिक भाषा है संविधान के अनुसार SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये समाज है जिनको मूल निवासी भी कहा जाता है, भारत के मूल निवासी। तो हम केवल सवर्ण ही इकट्ठा होंगे, हम वर्ण को अपने पास अपने संघ में शामिल होंगे। और ये पारित किया और ये नियम बना दिया कि सवर्ण संघ में केवल सवर्ण। दूसरी समस्या नजर आई चंदे कि एक चंदा ऐसी चीज है जो हम सबको लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता। ऐसे नहीं होना देता, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे तर्क हुए, बहुत सारे विमर्श हुए। चंदा आज के समय में धीरे धीरे करके एक धंधे के रूप में अपनाया जाने लगा कुछ संगठनों के द्वारा। ऐसे बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी, हम भारत के लोग, और दूसरी व्यवस्था दी कि आप 51% इकट्ठा होंगे और कोई भी अधिकार और कुछ भी आप ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग इकट्ठा होने चाहिए। हम देखते हैं आए दिन धरने, प्रदर्शन और तमाम तरह के आंदोलन होते रहते हैं और उन आंदोलनों और धरनों में देखेंगे कि उनमें संख्या जो लोगों की होती है बहुत उंगलियों में गिनने लायक लोगों की संख्या होती है। उसका कारण क्या है? मेरा एक संगठन है, मैंने किसी समस्या को उठाकर एक आंदोलन का ऐलान किया, उसके लिए सहयोग लेना शुरू किया। कोई भाई साहब नरेंद्र जी जैसे जो अच्छे पद पर हैं, समय इनके पास है नहीं, इन्होंने कहा 51,000 रुपये मुझसे ले जाओ और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ी पीठ भी मत करवा दी और ये जो 51,000 रुपये और अब करूँगा। तो मैं तो खुश हो गया, मुझे 51,000 रुपये मिल गए और उस आंदोलन के लिए धूमधाम से तैयारी भी करूँगा। लेकिन आदमी कहाँ से आएंगे? जबकि जरूरत तो आदमियों की है, लोगों की है आंदोलन के लिए। तो इसमें मेरा भी नुकसान हुआ और अतेंद्र सर ने भी नुकसान कर दिया। अप्रोच हो, उन्होंने पैसा दे दिया लेकिन ना तो खुद आए और ना अपने परिवार के लोगों को। और यही सिस्टम धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता गया और ना उन्होंने 51,000 रुपए देकर ना मुझसे ये पूछा कि भाई साहब मैंने 51,000 रुपए दिए थे, वो आपने कहाँ खर्च किए, क्या किया। और ऐसे सैकड़ों अतेंद्र कुमार सर जैसे लोगों से मैंने सहयोग लिया और 10-20 लोग इकट्ठा हुए और वहां चले। अब वहां जिस आंदोलन के लिए इकट्ठा होना था तो वहां तो लोगों की जरूरत थी, ना कि पैसे की, ना कि बहुत ज्यादा उसकी व्यवस्था की या वहाँ बहुत अच्छा टेंट लगवाओ, बहुत अच्छा उनको खाना खिलवाओ, उसकी जरूरत नहीं थी। वहां संख्या बल की जरूरत थी। अगर संख्या बल हो तो जो भी आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते हैं उसका असर ज्यादा होता है। जहां संख्या ज्यादा होगी वो मांग आपकी मानी जाएगी। तो इस करके बहुत सारे ऐसे संगठन सामने आए जिन्होंने यही सिर्फ धंधा बना लिया, चंदा इकट्ठा करेंगे और बस साल में एक या दो कोई रैली कर दी या कोई आंदोलन के नाम पर कहीं इकट्ठा हो गए और बस बात करें।
रिजल्ट उसका क्या आया क्या नहीं आया उससे कोई धंधा ऐसा बना दिया कि बस हमारा तो ये काम हो गया, हमने ये कार्यक्रम कर दिया। और तो एक ये कारण सामने आया कि ये एक लोगों को इकट्ठा ना होने देने का भी एक कारण। तो समर्थक ने कहा कि चंदा बंद होना चाहिए। समर्थक ने कहा कि चंदा नहीं देंगे किसी से, जो भी संघ के कार्य करेगा वो अपना खर्चा खुद करेगा। कैसे करेगा? कहीं भी कोई मीटिंग होगी तो जो स्थान होगा, हमारे बहुत सारे भवन बने हुए हैं, जैसे आज इस भवन में बैठे हुए हैं, हर जगह पर भवन है, गोलका भवन है, कबीर भवन है, रविदास भवन है, इस तरह के हर जगह पर कोई ना कोई सार्वजनिक भवन मिल जाए, वहां बैठेंगे। अगर खाने की आवश्यकता है तो सब अपने अपने घर से चार चार पराठे आएंगे और फिर बैठ कर खाएंगे, अपनी पानी की बोतल रहेंगे। तो इस तरह का एक नियम बनाया और चंदा हम कभी घटा नहीं करेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ऐसा आयोजित किया जा रहा है, अभी जैसे 11 फरवरी को दिल्ली के 7 करोड़ स्टेडियम में किया गया, जिसमें 7-8 हजार लोग इकट्ठा हुए, तो वहां के लिए क्या व्यवस्था की कि उसमें संभावित खर्चा निकाला जाएगा, कितने रुपए में 7 करोड़ स्टेडियम को बोल रहे हैं, वहां खाने में पर हेड कितना खर्चा आ रहा है, लाउड स्पीकर में कितना खर्चा होगा, वहाँ बैठने की व्यवस्था या और जो भी कोई व्यवस्था है, बैनर पोस्टर उसका, और उसको हमने एक संभावित संख्या, वहाँ की संख्या लगभग 5000 सीटों की अरेंजमेंट था, तो उस खर्चे को 5000 से डिवाइड कर पर हेड को लगभग 3,500 रुपये पर हेड का उस पर निकल के आया। उस जितने लोग आने वाले थे उनको कहा कि 350 रुपये जमा हो और भाग। लेकिन इसमें भी एक शर्त थी, जो वहां भाग लेगा सिर्फ वही 350 रुपये देगा। अतिंदर कुमार की शर्त की तरह ऐसा नहीं कि आप काम वो कर रहे हो 25,000 या 1,000 या 1,100 रुपये मुझसे ले लो, ना तो 350 से रुपये ज्यादा लिया जाएगा और ना ही किसी से ऐसे से लिया जाएगा जो नहीं आ रहा, और उसका खर्चा जितनी प्राप्तियां हुई और जितना खर्चा हुआ वो शाम को 4 बजे सबको बता दिया, और उसमें शायद 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गए थे, तो वो 10 रुपये वापस हो गए। तो इस तरह की व्यवस्था संघ ने की और ये नियम बना दिया कि समर संघ में कभी चंदा नहीं लिया जाएगा, अपना खर्चा स्वयं करना। तो दूसरी समस्या, एक तीसरी समस्या सामने आई, जाति अभ्यास। कि हमारे जो SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, यानी कि समर समाज है, जाति के नाम पर बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। बाबा साहब ने 6,745 जातियों का जिक्र किया है, उसमें भी कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, कोई बहुत नीची जाति, तो ये जातियां भी हमें एक साथ बैठने से हम नहीं बैठ पाते। तो समर संघ ने कहा कि हम केवल समर रहेंगे, हमारी कोई जाति नहीं होगी, हम जाति का अभ्यास नहीं करेंगे, ना हम किसी की जाति पूछेंगे, और अगर कोई जाति की बात करेगा तो उसको हम नहीं रोकेंगे, हम केवल समर्थ हैं बस। तो ये नियम बन गया। बहुत सारे साथी कहते हैं जाति अगर खत्म हो जाएगी तो जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का या लाभ लेने की बात कही है, तो उसके लिए समर्थन कहता है कि आपको जो लाभ संविधान से मिलता है वो आपका व्यक्तिगत लाभ है, उसको व्यक्तिगत लाभ लीजिए, सामाजिक रूप से अपनी जाति का अभ्यास नहीं। जाति का इस्तेमाल सिर्फ वहां करिए जहां लाभ लेना, बस वहीं तक जाति का इस्तेमाल करना है, बाकी सामाजिक रूप से जाति का अभ्यास नहीं करना है। बाबा साहब ने भी 3 पिटारे बनाए थे, संविधान में दर्ज है, SC, ST और OBC। बाबा साहब ने भी जातियों का जिक्र, जातियों को जातियों खत्म करके, लेकिन हम पिछले कुछ सालों में देखने में आया कि हम बाबा साहब के भी उन जो पिंजरे बनाए थे उनको भी तोड़कर
हम गर्व के साथ अपनी जातियां लिखने लगे, द ग्रेट ये, द ग्रेट वो, और जातियों का इतना अभ्यास किया, उन जातियों के कारण हमें बिखराव हुआ। तो समझ संघ ने ये व्यवस्था कर दी कि हम जाति का अभ्यास नहीं। एक और समस्या के ओर आए, इस समझ संघ में केवल संघवाद रहेगा, कोई व्यक्तिवाद नहीं रहेगा, कोई भाषावाद नहीं रहेगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं रहेगा। ये जो वाद है, ये वाद भी बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि देखा गया है पिछले 70 सालों में जितने भी मिशन मूवमेंट के कार्यक्रम चले, और एक मानसेन का ये दावा है कि पूरे भारतवर्ष में 29 लाख रजिस्टर्ड संगठन है, अब SC ST OBC 29 लाख संगठन, और उन 29 लाख संगठनों में 4 लाख एक्टिव है, जो एक्टिवली काम करते हैं। तो विचार करें और किस कदर हम व्यक्तिवाद में आकर और संगठन पे संगठन बनाए चले जा रहे हैं, और एक एक काम करने के लिए कई कई संगठन काम कर रहे हैं एक ही काम को। उदाहरण के लिए अभी संविधान के नाम पर कितनी संस्थाएं, कितने संगठन काम कर रहे हैं। काम एक ही है, संविधान बचाने का। वो चाहे संविधान बचाने की रथ यात्रा हो, चाहे संविधान जागरूकता हो, संविधान की कॉपियां बांटने का हो, संविधान पढ़ाने का हो, संविधान सिखाने का हो, काम एक ही है। लेकिन कितने संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर वो सारे संगठन एक ही काम को एक साथ मिलकर करें तो उसका असर भी ज्यादा होगा। और इस काम का नुकसान का एग्जाम्पल देता हूं, अभी बिल्कुल ताजा है। पिछले कितने सालों से संविधान बचाने का काम चल रहा था और हमारे ही लोग कर रहे थे, बहुत सारे संगठन कर रहे थे। 2024 में एक ही झटके में चुटकी बजाते ही एक गवर्नमेंट ने हमसे वो पूरा अभियान छीन लिया और एक ही झटके में उसने कैश भी कर दिया। और आज वो संविधान बचाने का नारा देकर सरकार बनाने को तैयार थे, हालांकि बनी नहीं। और मजे की बात, संविधान दिखाकर हाथ में लेकर कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, और उसी का उल्लंघन करते हैं जहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत, संविधान में पहले नहीं। वो कहता है हम हिंदुस्तान बचाएंगे, हिंदुस्तान का संविधान बचाएंगे। वो आज तक इंडिया ना बोलता ना भारत बोलता है, हिंदुस्तान बोलता है और संविधान बोलता है। एक एग्जाम्पल है, वो हम कितने सालों से संविधान पर काम कर रहे थे और उन्होंने को मुद्दा एकदम कैसे। तो इसी प्रकार से इसका कारण यही है कि हम अलग अलग संगठनों में एक साथ इकट्ठा होकर काम नहीं किया। तो समझ संघ ने माना कि संघ में संघवाद रहेगा, व्यक्तिवाद नहीं रहेगा। संघवाद यानी कि अभी हम जैसे यहाँ पर संघ में बैठे हैं, तो कोई भी निर्णय, कोई भी अगर आदेश या कोई भी बात होगी तो वो संघ में चर्चा के बाद वो आगे लागू नहीं होगी। किसी एक व्यक्ति का, कोई अध्यक्ष प्रधान का आदेश नहीं चलेगा कि उसके मन में आया और वो कोई भी आदेश दे दिया। तो ये चौथा नियम जो कमजोरी थी हमारी, इसको नियम बना दिया कि संघ में केवल संघवाद है। पांचवा नियम बनाया, पद प्रतिष्ठा मंच माला संघ में नहीं होगी। संघ में कोई ना तो पद होगा, ना उस पद की कोई प्रतिष्ठा होगी, ना ही मंच लगेगा और ना ही कोई माला डालकर किसी का स्वागत किया जाएगा। क्योंकि ये भी एक समस्या है पिछले बहुत सालों में। ये जो संगठन 29 लाख संगठन बनते रहे, ये भी पद के कारण बनते। एक संगठन रजिस्टर करवाया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, साल 2 साल उसने काम किया। जब उसमें उस संगठन की जो बॉडी थी उसको बदलने का समय आया, तो उपाध्यक्ष ने सोचा कि मैं तो ये तो 1 साल अध्यक्ष ने खुद मुझे ले लिए संगठन के, या तो मुझे अध्यक्ष बनाओ वरना मैं अपना अलग संगठन बनाता हूँ। उधर सेक्रेटरी
सेक्रेटरी कहता है कि मैं भी अध्यक्ष बनूंगा, नहीं तो मैं अपना अलग संगठन बनाता हूँ। उस संगठन से दूसरा संगठन से तीसरा संगठन, क्योंकि पद की लालसा इतना कर गई हमारे अंदर कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल से नीचे का पद ही नहीं चाहिए। तो इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया कि संघ में कोई पद नहीं होगा और ना ही उस पद की ऐसी प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा किसी को भी, मंच माला नहीं लगेगी, क्योंकि मंच लगता है या किसी का सम्मान होता है। अभी कोई कार्यक्रम होता है, देखते हैं उसमें मंच लगता है, बहुत बड़ा सज के मंच लगाते हैं, उस मंच पर जिनको बैठाते हैं उनका सम्मान करते हैं। अरे भाई सामाजिक कार्यक्रम है, समाज के ही आप हो, समाज के ही बाकी समाज बैठा है, आपका अगर सम्मान हो रहा है तो बाकी सामने बैठे वालों का तो उनका सम्मान अपमान हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ। तो संघ में ये माना कि किसी का भी कोई सम्मान नहीं होगा, कोई मंच नहीं लगेगा। अगर सब कुर्सियों पर बैठेंगे तो सब कुर्सियों पर बैठेंगे, अगर नीचे बैठ के मीटिंग करेंगे तो सब नीचे बैठेंगे। ये बात अलग है, नीचे बैठे हैं, कोई बुजुर्ग है, किसी को दिक्कत है, उस साइड पर कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन किसी सम्मान के कारण किसी को कोई कुर्सी या पद या कोई मंच नहीं मिलेगा। ये भी एक नियम बना दिया। छठा नियम बनाया, पंजीकरण कभी नहीं, संघ का पंजीकरण नहीं होगा। क्योंकि पंजीकरण क्यों नहीं होगा? पंजीकरण होगा तो फिर वही पद, एक अध्यक्ष चाहिए, कोषाध्यक्ष चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, तो वो पांचवा नियम टूट जाएगा। दूसरा, संघ किसी का व्यक्तिगत नहीं है, संघ भारत के 120 करोड़ लोगों का है, तो 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण कौन करेगा? कहाँ कौन से ऑफिस में लाइन लगेगी 120 करोड़ लोगों की? तो इसलिए संघ का पंजीकरण कहीं नहीं, ये भी एक नियम बन गया। सातवां नियम हुआ कि संघ का जो भी आदेश आएगा वो सबको मानना होगा, संघाधिशेष सब होगा। जैसे कि मैंने बताया, संघ में बैठेंगे, संघ में जो भी आदेश आएगा, जो भी पास होगा, जो पारित होगा, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, लोगों के समूह का होगा, बहुत सारे लोगों का आदेश होगा, तो उस संघ का आदेश हो जाएगा और वो मानना सभी को अनिवार्य होगा। ये सातवां नियम। आठवां नियम बनाया, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। देखने में आया कि हमारे जो संगठन है, साल 2 साल 4 साल 6 साल सामाजिक काम करते हैं और उसके बाद सीधे राजनीति की लाइन पकड़ लेते हैं। तो संघ ने इस पर पाबंदी लगा दी, समर संघ राजनीति में नहीं जाएगा। लेकिन साथ में एक बात और जोड़ दी कि संघ का कोई भी व्यक्ति जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है, वो व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, लेकिन समर संघ का बैनर राजनीति में नहीं जाएगा। नवा नियम बनाया, संघ घातक की वापसी संघ में करेगी। क्योंकि ये नियम इसलिए बनाया गया कि अभी हम संघ को बना रहे हैं और बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। अगर कोई, मान लिया हम यहाँ पर बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं, या एक परिवार का उदाहरण लेते हैं, परिवार में जब संयुक्त परिवार होता है और एक साथ इकट्ठा रहता है, तो उस परिवार में यदि कोई तोड़ की बात करता है या उस परिवार को तोड़ने की बात करता है, तो उस परिवार के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इसी प्रकार से संघ हमारे संघ को जो भी तोड़ने का प्रयास करेगा या संघ के साथ किसी भी प्रकार का घात करेगा, उसको हमेशा के लिए संघ से निकाल दिया जाएगा और उसकी वापसी कभी संघ में नहीं होगी। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं और सभी को पता होगा, मैं सिर्फ याद दिला देता हूं। बुद्ध के 500 श्रावणों को देवदत्त बहका कर ले गया, गलत जानकारी देकर पहला फुसला कर बुद्ध के संघ से दे गया। बुद्ध ने कुछ सीनियर भिक्षुओं को श्रावणों के पास भेजा, उनको समझाया और जो उनको पहला कर फुसलाया था, गलत जानकारी दी थी, उसको सही किया। वो 500 श्रावणों वापस संघ में आ गए। लेकिन देवदत्त को आजीवन संघ में नहीं लिया था,
क्योंकि देवदत्त ने संघ के साथ घात किया था। और देवदत्त की क्या हालत हुई मृत्यु तक, ये आप समझ। तो इसी प्रकार से समर संघ में भी समर संघ के साथ कोई अगर घात करेगा उसकी संघ में वापस कभी नहीं होगा। और 10वां नियम बनाया, ये जो 1 से 9 तक के नियम बनाए, इन 9 नियमों पर लॉक लगाया। 1 से 9 नियम तक संघ का आधार रहेंगे। ये नियम ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 10 नियम हैं। इन 10 नियमों के आधार पर संघ चलता है, संघ में काम होता है। संघ में जितने भी हमारे मत, जितनी भी विचारधाराएं हैं, समूह की विचारधाराएं हैं, उन सबको समर संघ में जोड़ा जाता है, बुलाया जाता है, उनके साथ बात की जाती है। आज जैसे कि यहाँ ज्यादातर बुद्धिस्ट होंगे, बुद्धिस्ट को मानने वाले। इसी तरह से जब हम पंजाब में जाते हैं तो वहाँ बुद्धिस्ट को मानने वाले कम होते हैं, रविदास जी को मानने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन होते समान है तो उनके साथ बात करते हैं। हरियाणा में जाते हैं तो और राजस्थान में वहाँ कबीर साहब को मानने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, कबीरपंथी, तो उनके साथ भी बात करते हैं। उनको भी कहते हैं कि आप कबीरपंथी हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी पहचान है वो समण है। छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो वहाँ सतनामी है जो गुरु घासीदास जी को मानते हैं, तो उनके बाद उनके साथ भी बात करते हैं, उनसे भी बताते हैं कि आप समण संघ में आइए, आपकी पहचान समण है। बिरसा मुंडा जी के जो फॉलोवर हैं, जो बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि आप समण है, आप समण संघ में आइए। पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वहाँ गुलचान ठाकुर और हरचांद ठाकुर के सब फॉलोवर हैं, उनको कहते हैं आप उनसे पहले समण हैं, आप आइए। तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी विचारधारा, आपकी मत, आपकी मान्यता कोई भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप समण हो। तो हम समण हैं और समण एक साथ मिलजुल कर एक पहचान के साथ हम इकट्ठा होंगे। और जैसे ही इकट्ठा होने का संदेश जाएगा तो हमारे सारे अधिकार, सारे जो समर्पण का उद्देश्य है, समूह का सुख, समूह का विकास और समूह की सुरक्षा, वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक आवाज लगानी है कि मैं समण हूँ, अब सब समण है। पूरे देश भर में जैसे जैसे ये आवाज आनी शुरू हो जाएगी, उसी दिन से यकीन मानिए कि आपकी और हमारे सारे अधिकार बिना मांगे वापस मिल जाएंगे। तो इसी निवेदन के साथ हम यहाँ यवतमाल में आए हैं कि हमारी जो पहचान है, हम बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हम आदिवासी हो सकते हैं, हम अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, हम कबीरपंथी हो सकते हैं, हम सतनामी हो सकते हैं, हम बिरसा मुंडा जी को मानने वाले हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले जो पुरानी पहचान है वो समण है। और हम समण होकर एक साथ एक आवाज में बोले कि मैं समण हूँ, हम समण हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। मेरी बात से यदि किसी को कोई शब्द ऐसा किसी को ठेस पहुंचाने वाला लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। जय भीम, गौ उठाए, संघ को हमारा संघ, हम सब मैं समन हूँ, हमारा संघ, हम बोलते हैं हमारा संघ, हमारा संघ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ। हमारी पहचान, हमारी पहचान, हमारा संघ।
सर्व जुड़ेंगे जीतेंगे जुड़ेंगे जीतेंगे जब जब जुड़े थे जहाँ जहाँ जुड़े हैं आगे जुड़ेंगे हमारा संघ हमारा संघ शाबाश, शाबाश। फोटो भी है वीडियो भी है